अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज जो 3-4 खबरें बड़ी अहम हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की जो जाले रहनुमा है, बल्कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी, उनके साहबजादे की प्रॉपर्टी के हवाले से, और उसके बाद फिर निसार खोड़ो साहब के खिलाफ नैब ने एक और इंक्वायरी शुरू की थी। उसमें क्या पेश रफ्त हुई है वो आपके सामने रखूँगा तफसीलात। एक इसके अलावा जो बड़ी और दिलचस्प खबर है, वो दिलचस्प भी कह सकते हैं, इंतहायाम भी। शायद जिस तरह की चीज़ें सामने होती हैं तो उससे ये भी कहा सकता है कि कोई सरफिरा ही हो सकता है कि जब इस तरह की कोई दरख्वास्त दायर करे। आर्मी से मुतल्लिक है कि आर्मी चीफ से लेके DGISI और इसके अलावा तमाम जो आर्मी के अहदेदारान हैं, तकरीबन 20 से ज़्यादा इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है, जो कि दरख्वास्त की कॉपी है। उनकी जायदाद से मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर हुई है कि उनके असासों की तफसीलात सिंध हाई कोर्ट तलब करे, उस पर नोटिस हुए हैं। दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, और अदालत से मुमकिन तौर पर इस दरख्वास्त पर क्या हुक्मनामा जारी हो सकता है वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद है, इनका ताल्लुक जियो न्यूज़ से है। असगर उमर साहब मौजूद है मेरे साथ, इनका ताल्लुक ARY से है। दोनों मुखालफीन शायद चैनल होंगे जो लोग समझते हैं, लेकिन दोनों हमारे सीनियर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आगा सिराज दुरानी के साहबजादे के हवाले से बात करेंगे। आज नैब के प्रोसिक्यूटर जो रियाज आलम हैं, उनकी जानिब से एक तहरीरी जवाब जमा कराया गया है, जिसमें आगा सिराज दुरानी के साहबजादे शहबाज दुरानी ने मुल्क से बाहर जाने के लिए इजाज़त मांगी थी, और रियाज आलम की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है उसमें उनकी जानिब से क्या कहना है वो मैं अमीन अनवर से जानने की कोशिश करूँगा। अमीन, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प चीज़ थी कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बल्कि आज जो दस्तावेज़ हमारे सामने आई है, शहबाज दुरानी तो बाकायदा अमेरिकन नेशनल होल्डर हैं, तो मुल्क से बाहर क्यों जाना चाहते थे और नैब का क्या कहना है? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से आज 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जवाब जमा कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि आगा शहबाज दुरानी जो उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस चल रहा है आमदन से ज़ायद असासे में, उसमें एक तो उस करप्ट प्रैक्टिसेस और इसके अलावा बेनामी दार हैं और बेनिफिशरी हैं, और उनके नाम पर प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बेंगलो है, एक मर्सिडीज़ गाड़ी, एक हमर गाड़ी, और इसके अलावा बैंक अकाउंट्स हैं। ये कहना है नैब का। और जब नैब ने उन्हें नोटिस जारी किया था कि अपना बयान रिकॉर्ड कराएं या इनकी तफसीलात फराहम करें, तो उन्होंने अभी तक नैब को इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर नैब ने उनकी जो 1 टाइम ट्रैवल परमिशन है USA जाने की, उसकी मुखालफत की है। उन्होंने ये कहा है कि खदशा है, क्योंकि ये डुअल नेशनल है, और खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी गई तो ये एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, यानी कि मफरूर हो सकते हैं या गायब हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें जो है वो परमिशन ना दी जाए और इनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा है कि आगा शहबाज दुरानी को डायरेक्शन दी जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, क्योंकि उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है। नैब का ये कहना है कि उन्होंने मज़ीद रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद मज़ीद तहकीकात भी शुरू कर रखी हैं, और उसमें भी उनको कई मरतबा नोटिस जारी किए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। लिहाजा आगा शहबाज दुरानी की जो 1 टाइम ट्रैवल की परमिशन है USA की, वो डिसमिस की जाए। ठीक है सर भाई, इसमें आज चूँकि बुनियादी जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत होनी थी सिराज दुरानी की, क्योंकि मज़हर साहब की एलिवेशन हो गई है, तो वकला की जानिब से आज कहा गया है कि चूँकि इस दौरान अगर ये एलिवेशन हो जाती है 14 रोज़ के अंदर मोहम्मद अली मज़हर साहब की सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो मुमकिन तौर पर इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो पाएगा। तो वकला ने ख़ुद भी इस्तदा की कि सिराज दुरानी और उनके जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी दरख्वास्त आज ना सुनी जाए, तो मुलतवी हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये 1-1.5 हफ्ते में तकरीबन या 14 रोज़ के अंदर अंदर इनकी एलिवेशन हो जाएगी, इसलिए वकला चाहते थे कि कोई दूसरा बेंच आके समाअत करे? जी, ज़ाहिर है असूली तौर पे तो जुडिशल कमीशन उनकी अप्रूवल दे चुका है, मंजूरी दे चुका है सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की, लेकिन रस्मी तौर पे पार्लिमानी कमेटी की जानिब से भी इसकी मंजूरी बाकी है अभी, और जो अमूमन हो जाती है, कोई ख़ास इसमें रुकावट नहीं आती है। तो फिर ज़ाहिर है कि मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, ये इसकी समाअत नहीं कर सकेंगे। ये अच्छा है, मुनासिब है कि फिर केस पार्ट हर्ड होगा, फिर कोई दूसरा जज सुनेगा। तो ये फ़ैसला आज ही कर लिया गया है कि इस मुमकिन सूरत हाल से बचने के लिए कोई नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की जाए, और बेंच ने भी ये कहा है कि हम खुद इसकी सिफारिश भी कर देंगे। तो ये सूरत हाल अच्छा है कि जब नया बेंच आएगा मुकम्मल तौर पर सुनेगा और उसको फ़ैसला करेगा। ठीक है सर, ये जो सिराज दुरानी साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसकी समाअत जो है वो तकरीबन अब 16 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन का फ़ैसला उसके 14 रोज़ के अंदर अंदर इनकी एलिवेशन होगी, नोटिफिकेशन जारी होगा मोहम्मद अली मज़हर साहब का। अगर ये पार्लिमानी जो कमेटी है वो फैसला नहीं भी करती, तब भी 14 रोज़ के अंदर अंदर नोटिफिकेशन
वारंट जारी होना होता है, इसलिए जो इनकी दरख्वास्त से ज़मानत थी सिराज दुरानी साहब की वो नहीं हो सकी है। इसके अलावा एक और इंक्वायरी शुरू की है जाले रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं निसार खोड़ो साहब। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि सिंध में गंदम की तरसील और उसके बाद तकसीम के ऊपर जो उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। जो मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का कोटा होता है उस कोटे के हिसाब से उन्होंने वो गंदम घोटकी की शुगर जो फ्लोर मिल्स थी उनको जारी नहीं किया। उन्होंने दरख्वास्त से ज़मानत दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए। इससे पहले वो 3 जो है वो मुख्तलिफ इंक्वायरी में दरख्वास्त से ज़मानत पर हैं, बल्कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, वो ज़मानत पर हैं। आज भी एक और इंक्वायरी में ज़मानत की दरख्वास्त उनकी मंजूर हुई है। तो अदालत में उनका क्या कहना था उनके वकील का, और अमीन आप बताइएगा कि उसमें फिर अब वो बच गए हैं, फ़िलहाल वो गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल, जो निसार खोड़ो हैं पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर खुराक जब थे तो उनके दौर में ये सारी जो करप्शन हुई है उस पर नैब ने इंक्वायरीज़ शुरू की थी, जिसमें उसमें इब्तदाई तौर पर 3 इंक्वायरीज़ जो हैं वो उसमें उन्होंने ज़मानत करा लिया। तो आज एक चौथी इंक्वायरी उन पर ना सिर्फ करप्शन बल्कि सस्पिशियस बैंक ट्रांजैक्शन के भी एलिगेशंस हैं। उसके अलावा आमला एक्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत भी तहकीकात की जा रही हैं नैब की जानिब से। और आज भी उन्होंने एक चौथी इंक्वायरी में अदालत से जो है वो अपनी अबूरी ज़मानत कराई है। 5 लाख रुपए में अदालत ने जो है वो निसार खोड़ो की अबूरी ज़मानत मंजूर की है। और लगता यही है कि अब वज़ीर आला सिंध से लेकर तकरीबन तमाम वज़रा जो MN MPs हैं वो तमाम ही ज़मानतें करा रहे हैं। तो अब लगता यही है कि अगले 10 साल तक ये नैब केसेस जो है वो चलते रहेंगे और इसी तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी चलती रहेगी। अजहर भाई, बड़ा दिलचस्प मामला है गंदम की। आपको पता है कि किस तरह तकसीम होती थी, उसके बाद फिर जो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात और गोदामों में चूहे खा गए और अब इस तरह। तो अब नैब ने घेरा तंग किया होगा, खासतौर पर सखर नैब ने जो सूबाई वज़ीर खुराक थे उस वक्त जो 2015 और 16 में निसार खोड़ो साहब। तो तहकीकात बड़ी तेज़ हो रही है और काफ़ी रिकवरी भी हो चुकी है, आपको याद होगा। जी, बहुत संगीन मामला है ये। आटे का बहरान जो है कि आम आदमी से ताल्लुक़ रखता है। आटे का बहरान आज भी है, आज भी आटा महंगा हो रहा है। इसकी बुनियादें यहाँ पर हमारे करप्शन में बहुत गहरी हैं। ये इस साल का मसला नहीं है, हर साल मसला होता है। कभी बारदाना देर से दिया जाता है किसानों को, कभी रेट मुकर्रर कर दिए जाते हैं, मनपसंद मिलों को गंदम दी जाती है, कभी रकम निकाल ली जाती है, कभी गंदम चोरी हो जाती है। ये एक बहरान है। और निसार खोड़ो साहब चूँकि 2015-16 में फूड मिनिस्टर थे तो उन्हें इसका जवाब देना होगा। इस सिलसिले में इनकी इंक्वायरी जारी है। और लेकिन एक मरतबा फिर बच गए। चौथी मरतबा अटैम्प्ट की थी ये नैब ने इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश है और इन्हें बुलाने की, लेकिन वो एक मरतबा फिर अदालत की वजह से अदालत आ गए हैं, उन्हें प्रोटेक्शन मिल गई है। देखते हैं क्या होगा। 26 अगस्त तक नैब को अदालत ने रोक दिया है और नोटिस जारी किए हैं नैब सखर को, ताकि जो इनके खिलाफ जो इंक्वायरी जारी है उसकी तफसीलात अदालत में पेश की जाए। अब चूँकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और खबर बड़ी अहम है जो हम तीनों ने मिल के आपसे शेयर करनी है, वो उसका नोटिस मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। एक MI के एक मुलाजिम है, उनका नाम है शबीर असलम। अब कुछ इतलात ये हैं कि उनको निकाला गया था, उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह की दरख्वास्तें दायर करना शुरू की। बहरहाल चूँकि एक मफाद आमा की खबर कहें या एक अदालतों में चूँकि हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उस बुनियाद पर आप तक ये इतलात पहुंचाना हम पर लाजिम है, तो इसलिए आपसे पहुंचा रहे हैं। अमीन, बड़ी एक दिलचस्प है जिसमें 20 तकरीबन फ़रीक हैं इस दरख्वास्त में, और उसके बाद फिर जो आज एक नई जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें नेवल चीफ़ और दीगर को भी फ़रीक बनाया गया है, जिसमें शहजाद अकबर साहब को, फ़रोग़ नसीम साहब को। अब वो कहते हैं जो दरख्वास्त गुजार हैं कि जो आर्मी के मुख्तलिफ लोग हैं और उसके बाद शहजाद अकबर और फ़रोग़ नसीम साहब, इनके ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। अब जो इल्ज़ामात हम बता सकते हैं लोगों को एक दायरा अख्तियार में रहते हो, क्योंकि हमारे लिए तमाम इदारों के सरबराह मुअज़्ज़िज़ीन हैं। अदालत ने चूँकि नोटिस किए हैं इसलिए हम अदालती रिकॉर्ड के हिसाब से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो क्या चाह रहे हैं और उसके बाद फिर अदालत ने अब क्या नोटिस किया है? बिल्कुल, उन्होंने जो 20 के करीब रिस्पोंडेंट बनाए हैं इसमें, जिसमें साबिक आर्मी चीफ़ हैं और इसके अलावा जो वफाकी वज़ीर कानून हैं और मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के शहजाद मिर्ज़ा, उन्होंने अपनी पिटीशन में ये लिखा है। उनके हवाले से उन्होंने जो अपनी इस्तदा की है अदालत से, उसमें जो अहम पॉइंट्स थे उसमें उनका पहला पॉइंट ये था कि इन तमाम जो फ़रीक़ैन हैं जो मुद्दालियान हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके अकाउंट्स की जो डिटेल है ये तलब की जाएँ और इसके अलावा उनके जो पासपोर्ट्स हैं, उनके जो वीज़े हैं वो कैंसिल कराए जाएँ। और इसके अलावा उसका ये कहना था दरख्वास्त गुज़ार जो शब्बीर असलम है कि अगर दरख्वास्त गुज़ार को कुछ होता है तो ये तमाम उसके ज़िम्मेदार होंगे, वो क्योंकि ख़ुद भी जो दरख्वास्त में लिखा हुआ है कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखा है, और उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं इसमें, तो जिस पर अदालत ने अब इसकी जो काबिल समाअत होने पर और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं
جس میں نئے رسپونڈنٹس ایڈ کیے گئے ہیں اس پر ایڈیشنل اٹارنی کو نوٹس کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں آئندہ سماعت پر کیا ہوتا ہے. بالکل ملوڈ, اس میں اظہر صاحب اس میں جو ہے نا پرویز مشرف صاحب کو فریق بنایا گیا ہے, راحیل شریف صاحب کو فریق بنایا گیا ہے, اشفاق پرویز کیانی صاحب کو اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے, اور قمر جاوید باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب, اور اس طرح کور کمانڈرز ہیں آصف غفور صاحب ہیں, ان کو فریق بنایا گیا ہے. 20 سے زائد یہ ہیں. اور پھر آج جو ایک متفرق درخواست دائر کی تھی جس میں انہوں نے جو ابھی جو نیول چیف ہے ان کو اور دیگر کو بھی فریق بنایا ہے. اس سے پہلے جو یہ والی درخواست ہے اس پہ جو نوٹس ہوا تھا وہ 7 ستمبر کے لیے ہوا تھا, لیکن آج انہوں نے ایرجنسی فائل کی تھی کہ بہت زیادہ ایمرجنسی ہے, اس درخواست کو فوری سنا جائے. تو جسٹس محمد اقبال کروڑو صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 26 اگست کے لیے نوٹس کیا ہے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے ان سارے معاملے کی تفصیلات اور جواب طلب کیا ہے. تو میں چونکہ آپ سینئر ہیں, تقریباً 20-25 سال سے عدالتوں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو سر کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری ہائی کورٹ یہ مجاز اتھارٹی ہے کہ آرمی کے جو ہیڈز ہیں ان کی تفصیلات طلب کر سکے, ان کی جائیدادوں کی تفصیلات طلب کرے؟ ممکنہ طور پر اس درخواست پہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن شاید اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کیا گیا ہے, تمام رسپونڈنٹ کو اس پہ نوٹس نہیں کیا گیا ہے. یہ اس کی مینٹینیبلٹی کے یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے. ابھی انہوں نے تو پٹیشن دائر کر دی کہ وہ ایک اگری کسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ کیا سمجھتا ہے, کس کے خلاف کون ذمہ دار ہے ان معاملات کا, کن حالات کا, وہ اپنے طور پر سمجھتا ہے. لیکن اب معاملہ چونکہ عدالت میں آیا ہے تو عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو نوٹس کیا ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ رسپونڈنٹ کو نوٹس جاری کرے. ابھی پری ایڈمیشن نوٹس جاری ہوئے ہیں, ابھی مین پٹیشن پہ نوٹس جاری نہیں ہوئے ہیں. تو جب اگر یہ درخواست قابل سماعت قرار دے دی جائے گی ہائی کورٹ کی جانب سے, عدالت کی جانب سے, پھر تو یہ خبر بنے گی, آگے چلیں گے. لیکن ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے, ابھی بہت ابتدائی مرحلے میں ہے. تو اس پہ ابھی کوئی کامنٹ کرنا تھوڑا قبل از وقت ہوگا. مختلف جو عہدوں کو مختلف طریقوں سے استثنا حاصل ہوتا ہے, جو قانون کے حساب سے استثنا حاصل ہوگا, جبھی آپ ان کے خلاف کوئی نہیں کر سکتے عدالتوں سے یا کسی فورم پہ رجوع نہیں کر سکتے. نہیں, کچھ صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, مختلف عہدوں پہ کچھ عہدوں کو استثنا بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے 20-25 نام جو لے دیے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے, ان کے خلاف انکوائری کی جائے. لیکن 199 میں جب پٹیشن آپ دائر کرتے ہیں آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت, تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ ایگری پارٹی ہیں, آپ ان سے متاثر کیسے ہیں. پہلے اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جن افراد کے خلاف اس نے یہ پٹیشن دائر کی ہے, جن عہدیداروں کے خلاف اس نے یہ پٹیشن دائر کی ہے, اس سے وہ ذاتی طور پر متاثر ہو رہا ہے. اگر وہ یہ چیز کو ثابت کرے گا تو پھر یہ معاملہ آگے چلے گا. ورنہ جنرل چیزیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پٹیشنیں آتی ہیں اور پہلی سماعت پہ وہ ختم ہو جاتی ہیں 1-2 ہیئرنگ کے بعد. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ عدالت اسے مینٹینیبل سمجھتی ہے اور اس پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے اور پھر کوئی جواب مانگے جاتے ہیں کسی دوسرے فریق سے. ابھی اس کو یہ دیکھنا ہوگا. سر صاحب آپ کا بہت شکریہ, امین انور کا بہت شکریہ, انہوں نے یہ خبریں پہنچانے کے لیے میرا ساتھ دیا. انتہائی عام چیز سی, کچھ عرصے میں شاید کسی اور میڈیا پہ آپ دیکھتے, لیکن یہ چونکہ ہمارے ہاتھ میں ہم سے ہی گزر کے آگے جا رہی ہے خبر, تو آپ تک یہ پہنچانے کے لیے ہم نے کوشش کی. اس کا فالو اپ کرتے رہیں گے اور جو بھی مزید خبریں اس کا فالو اپ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان کا ہم سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.